रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, इसको ज़्यादातर लोग तो पहचानते ही होंगे। इसमें रखा जाता है अगरबत्ती। वैसे तो ये अगरबत्ती के लिए ही बना है, लेकिन क्या होता है कि आजकल अगरबत्ती का यूज बहुत कम लोग करते हैं। तो ये मुझे भी मिला है, कहीं से किसी ने गिफ्ट किया है। क्योंकि मैं अगरबत्ती जलाती नहीं हूँ तो इसमें अगरबत्ती भी नहीं रखती हूँ। तो इसका यूज करती हूँ मैं इस तरह से कैंडल रखने के लिए, क्योंकि कैंडल की ज़रूरत हमेशा हमें नहीं पड़ती है, इमरजेंसी में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब कैंडल नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें आप इस तरह से सिलिकॉन ब्रश रख दीजिए, या फिर स्पून फॉर्क आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उसको भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें अगरबत्ती नहीं रखते हैं तो। वैसे ज़्यादातर लोग अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर आपके पास भी इस तरह से अगरबत्ती वाला डिब्बा होगा तो बेकार ही पड़ा होगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकती हैं। और अगर ये सब भी नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह का टिक्का सीक वगैरह हम सभी के घरों में होता है, और ये लूज पैकेट में आता है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें रख सकते हैं, इसमें सेफ रहेगा। मैं देखिए इसमें टिक्का सेक भी रखती हूँ और आइसक्रीम स्टिक भी रखती हूँ, तो इसमें बहुत सेफ रहेगा। आपका इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अगर आप अगरबत्ती नहीं रखना चाहते हैं तो इस डिब्बे का यूज अपने घर और किचन की छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि इस तरह के ढक्कन आपके घर में भी होंगे। मैं यहाँ पर ली हूँ बर्तन धुलने वाले सोप का ढक्कन। आपके घर में किसी टिफिन का ढक्कन या फिर डिब्बे का ढक्कन जरूर होगा। कोई भी ढक्कन आप ले लीजिए। और क्योंकि ये बर्तन धुलने वाले सोप का ढक्कन है तो ये थोड़ा सा मतलब एकदम बराबर नहीं है। इसका शेप आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। तो आप चाहे तो इसको कट करके एकदम बराबर कर दीजिए, लेकिन मैं इसी तरह से रखूंगी। अब हम लेंगे फॉयल पेपर और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये ढक्कन बराबर नहीं है, मैं पहले ही बताई हूँ। अब इसका जो गैप वाला भाग है तो इसको हम इस तरह से फॉयल पेपर से पहले प्रेस कर देंगे, जिससे कि फटे नहीं। अगर हम डायरेक्ट लगाने लगेंगे तो ये फटने लगेगा। जहाँ पर गैप है वहाँ पर हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि शेप बढ़िया आएगा। और उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा भाग है इसको हम पीछे में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा बड़ा फॉयल पेपर कट किया है, लेकिन आप थोड़ा सा छोटा कीजिएगा तो और अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो बढ़िया से मैं इसको फोल्ड कर दी हूँ और आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर ढक्कन है। तो ये हमारा टी कोस्टर बनकर तैयार हो गया है। फ्री में बनाने में आप देखिए ही कुछ भी नहीं लगा है, एक भी रुपया नहीं खर्चा हुआ है। इसमें आप चाहे तो चाय का कप रखिए, पानी का ग्लास रखिए, कोई भी चीज़ आप स्टडी टेबल पर भी इस टी कोस्टर को रख सकते हैं, या जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर रख दीजिए। आपका टेबल वगैरह गंदा नहीं होगा। और इस पर हम एल्युमिनियम फॉयल लगाए हैं, जिसकी वजह से ना तो पानी का असर पड़ेगा और ना ही गर्म का। वैसे तो टी कोस्टर हम सभी के घरों में होता है, लेकिन हर जगह हर रूम में हम नहीं रखते हैं। तो इस तरह से टी कोस्टर आप बना लीजिए पुराने ढक्कन से, और जहाँ जहाँ पर भी आपको टी कोस्टर रखना हो वहाँ पर इसको रख सकते हैं। रोटियां हम सभी के घरों में बनती ही हैं, लेकिन क्या होता है कि हम रोटी वाला जो परथन होता है उसको किसी प्लेट में या फिर किसी कटोरी में निकालते हैं, तो दोनों समय हमें परथन को निकालना पड़ता है और फिर कहीं रखना पड़ता है। और कई लोगों को देखी हूँ कि जो परथन होता है उसको आटे वाले डिब्बे में फिर से डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि परथन को जूठा माना जाता है। तो जब आप परथन आटे वाले डिब्बे में डाल देंगे तो पूरा आटा जूठा हो जाएगा। तो इससे अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत त्योहार कर रहे हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो जूठे आटे का ही हम यूज करते हैं रोटियां या फिर पूड़ी पराठे के लिए। तो परथन वाला जो आटा होता है ना, उसको आप बिल्कुल अलग रखिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी इस तरह से प्लास्टिक का डिब्बा या फिर स्टील का, जो भी आपको लगे कि हाँ रोटियों के लिए और परथन रखने के लिए सही है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का एक छोटा सा डिब्बा ली हूँ, तो इसी में मैं परथन वाला आटा रखती हूँ और इसी से रोटियां भी बना लेती हूँ।
तो इससे परथन का आटा पूरे आटे में मिलता नहीं है और परथन का आटा बेकार भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी कोई भी डिब्बा निकाल लीजिए और परथन का आटा अलग रखिए। फिर आपका आटा भी साफ रहेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, स्टील की इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियाँ हम सभी के किचन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। मेरे किचन में तो कुछ ज़्यादा ही यूजफुल है, क्योंकि मैं इसको रखी हूँ चीज़ों को भिगाने के लिए। जैसे रात में बहुत सारी चीज़ें भिगानी पड़ जाती हैं, मेथी हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स में बादाम, और या फिर मम्मी की कोई दवाई हो गई, खजूर, किशमिश, मतलब अपने हिसाब से लोगों को भिगाना होता है कि कौन क्या खाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम कटोरी में भिगाते हैं फिर उसको ढकते हैं तो कटोरी और प्लेट दोनों फंसा रह जाता है, ज़रूरत पर नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ ली हूँ, इसमें भिगा कर रखती हूँ तो अच्छे से ये सेफ भी रहता है और इसकी कोई हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ चीज़ों को भिगाने के लिए ही रखी हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें कुछ भिगाइए ही, आप नॉर्मल किचन की चीज़ों को रखने के लिए भी इसको ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जब आपको ज़रूरत हो तो सारी डिब्बियों को अलग अलग करके आप यूज कीजिए, और ज़रूरत नहीं है तो एक साथ इस तरह से इकट्ठा करके रख लीजिए। आपके किचन में बहुत कम जगह ये लेंगे, स्पेस की कमी हो या फिर ना हो, इस तरह से सारी डिब्बियाँ एक जगह इकट्ठा रहेंगी। इस तरह से छोटी छोटी डिब्बियाँ आपको लोकल मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी और आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप केला खाते हैं तो केले के छिलके को ऐसे ही इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकिए। छिलके को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसको चाकू या फिर कैंची की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और इसे मिक्सी जार में डाल दीजिए। साथ में डाल दीजिए 1 गिलास पानी और इसको पीस लीजिए। बहुत आसानी से पीस जाता है। तो अगर आप प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप है ये। तो इसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे और छानने के बाद इसका जो मोटा भाग है इसे हटा देंगे। जो इसका पानी निकला है इसे हम डाल देंगे प्लांट्स में। इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। किसी भी तरह के प्लांट्स में आप इसको डाल सकते हैं। सप्ताह में 1 बार भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस टिप को आप जरूर अपना कर देखिए, बहुत ही काम की टिप है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। तो दोस्तों, जब भी हम घर में नया शर्ट या फिर टी शर्ट लाते हैं तो इस तरह के क्लिप से लॉक रहता है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। वैसे तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसका यूज हम कर सकते हैं बुक मार्क की तरह। हम बुक पढ़ते हैं तो हर जगह हर बुक में बुक मार्क नहीं होता है, तो इस तरह से आप इसको बुक में लगा सकते हैं और आपको पता रहेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं या फिर लिखे हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे घरों में बड़े प्याज होते हैं और हमें थोड़े से प्याज की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि पूरा प्याज हमें कट करना पड़ता है और प्याज को हम कट करके ऐसे ही रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है और इसमें से बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, प्याज को इस तरह से आधे पर से या फिर आधे से भी कम की ज़रूरत है तो इस तरह से कट कर लीजिए। और उसके बाद जो प्याज बच रहा है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल लगा दीजिए। अब इसको आप किसी डिब्बे में या फिर कटोरी में रख सकते हैं। अगर कटोरी में रखना है तो फिर इस तरह से उल्टा करके रखिए, और अगर इसको बंद करके रखना है तो किसी भी तरह से रख सकते हैं, चाहे तो उल्टा करके चाहे सीधा करके। क्योंकि मैं इसको बंद करके रखने वाली हूँ तो इस तरह से सीधा ही रख दे रही हूँ। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। आप देखेंगे आपका प्याज बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, पूरे सप्ताह भर भी रखे रहेंगे तो भी, और ना ही किसी तरह की बैड स्मेल आएगी। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह का पेपर बैग आजकल मिलता है। वैसे तो हम इस पेपर बैग को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा इसका यूज बता रही हूँ जिससे आप इस तरह के पेपर बैग को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो क्या करेंगे, पेपर बैग को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो जितना आपको हाइट चाहिए उसके हिसाब से कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा पेपर बैग है तो आप उसको 3 या 4 भाग में भी कट कर सकते हैं, और इस तरह से छोटा है तो सिर्फ 2 भाग में करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर आप 3-4 पीस में कट कर रहे हैं तो बीच वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, या तो फिर नीचे इसका जो बेस है उसमें बिछा दीजिए। क्योंकि मैं 2 पीस में ही कट की हूँ तो अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसको ऊपर से इसमें इस तरह से लगाएंगे जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब आप इसको चिपका दीजिए, चाहे तो ग्लू गन वगैरह से या फेविकोल वगैरह से, या फिर सेलो टेप लगा दीजिए। मैं इसको स्टेपल कर दे रही हूँ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुविधा हो उस तरह से इसको चिपका लीजिए। और आप चाहे तो इसके ऊपर कोई प्रिंटेड पेपर लगा दीजिए, तो जो लिखा हुआ है वो भी ढक जाएगा, तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अब इसका जो बेस है इसमें आप चाहे तो कोई कार्डबोर्ड वगैरह लगा दीजिए तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी सिर्फ टिप दिखा रही हूँ तो इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा दे रही हूँ और बाद में इस पर अच्छे से काम करूँगी। तो ये हमारा एक बैग बनकर तैयार हो गया है, देखने में अच्छा लगता है और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। अब इसमें आप अपने घर और किचन की छोटी-छोटी चीज़ें रख सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ किचन टॉवेल। आप चाहे तो सॉक्स रख सकते हैं या फिर छोटे बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं या फिर आपके किचन में जो पैकेट वाले मसाले यूज़ होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको भी रख सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे हमारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रहेंगी, ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, जिससे हमारा घर और किचन देखने में अच्छा लगेगा और इस पेपर बैग का भी यूज हो जाएगा। इस तरह से पाउच वाली चीज़ें हम सभी यूज करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे पंपकिन सीड्स है। ज़्यादातर पाउच इस तरह के जो आते हैं ना ज़िप लॉक होते हैं, तो हम इसको देखते नहीं हैं कि कहाँ से कट करना है या फिर कहाँ से इसको फाड़ कर अलग करना है। बस कैंची उठाते हैं, कट कर देते हैं। तो ज़्यादातर पाउच जो होते हैं उसमें इस तरह से निशान बना होता है कि यहाँ से आप कट कर लीजिए या फिर इस तरह से फाड़ कर निकाल दीजिए। तो ये हम सभी का ध्यान इस पर जाता ही नहीं है कि यहीं से इसको कट करना है। तो कभी-कभी हमारे पास कैंची नहीं होती है और हमें काफ़ी दिक्कत होती है इसको फाड़ने के लिए। तो आप जब भी इस तरह का पाउच लाइए तो ध्यान ज़रूर दीजिए कि यहाँ पर इस तरह का निशान बना है कि नहीं। तो अगर ये वाला निशान बना है, जैसा कि आप दोनों साइड में देख पा रहे होंगे, थोड़ा-थोड़ा सा कट है, तो इस तरह से अगर कट लगा हुआ है तो आपको कैंची की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ये पाउच फट जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कैंची की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये फट गया है। तो इस तरह से बिना कैंची के आप भी इसको अलग कर सकते हैं। तो जब भी आप पाउच लाइए तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। वैसे कुछ-कुछ पाउच में ये निशान होता है और कुछ-कुछ में नहीं होता है। तो अगर आप लाए हैं उस पाउच में है, तो बिना कैंची के भी आप इसको फाड़ कर अलग कर सकते हैं। दोस्तों, आटा, चावल, दाल या फिर किचन में जो भी चीज़ें राशन वाली होती हैं उनको रखने के लिए हम कोई ना कोई कंटेनर वगैरह रखे ही रहते हैं। तो यहाँ पर इस कंटेनर को आप देख पा रहे होंगे, ये कितना ज़्यादा गंदा है। इसमें मैं आटा रखती हूँ, कभी कभी गेहूं का आटा या फिर मिक्स आटा रख लेती हूँ या फिर चावल वगैरह भी रख लेती हूँ। मतलब ज़रूरत के हिसाब से इसमें चीज़ें रखती हूँ। तो ये एकदम प्लेन है, आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन वगैरह नहीं है। इसके पहले भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कंटेनर का ही, जिसमें आटा रखी हूँ। तो उस कंटेनर को साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी ध्यान ना दें तो गंदगी उसमें लगी रह जाती है। लेकिन इस कंटेनर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें किसी भी तरह की लाइनिंग वगैरह नहीं है और ना ही कोई डिज़ाइन वगैरह है। वैसे तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रबर और थोड़ा सा साबुन लगाकर साफ़ कर देंगे तो चमक जाता है। लेकिन अब कभी कभी हमें तुरंत ही इसका यूज करना होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि इसको हम धुलें। तो ऐसा लगता है इसको अच्छी तरह से पोंछ कर और कोई भी सामान आपको रखना है तो रख दीजिए। बहुत ज़्यादा गंदा है तब तो आपको साबुन और स्क्रबर लगाकर साफ़ ही करना पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का गंदा है तो इसको बस आप ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं जैसे कि मैं साफ़ करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ वायर क्लॉथ, मैं ली हूँ नया वायर क्लॉथ, आप पुराना भी ले सकते हैं और इस तरह से रब करते हुए इसको साफ़ कर लेंगे। अगर आप पुराना ले रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें सोप भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या हल्का गीला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये नया है तो मैं गीला भी नहीं की हूँ, बस इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे रब करते हुए। इसमें जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगी। साथ ही साथ ये स्टील का डिब्बा है तो इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छे से आती है। और वायर क्लॉथ से ऐसा नहीं है कि इसमें स्क्रैच पड़ जाएगा, स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र होके इस तरह से रब करते हुए साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे कोई हल्का गीला कपड़ा और कपड़े से इसको इस तरह से पोंछ देंगे, साफ़ कर लेंगे। फिर आपका ये स्टील का डिब्बा एकदम चमक जाएगा बिना साबुन या बिना सर्फ के ही। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले डिब्बा गंदा था, अभी देखिए एकदम साफ़ हो चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गंदा डिब्बा है तब तो आप उसको साबुन वगैरह लगाकर धुल लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हल्का फुल्का गंदा है तब आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो अब जैसे कि ये डिब्बा एकदम प्लेन है, इसमें आप कोई भी चीज़ रखिए, आटा भी रख सकते हैं, चावल गेहूं दाल भी रख सकते हैं, जो भी चाहे रख दीजिए। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से ये साफ़ हो जाता है। चाहे तो ऐसे कपड़े से साफ़ कीजिए या फिर धुल कर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की लाइनिंग वगैरह नहीं है, अंदर भी किसी तरह का गैप नहीं है जिससे कि इसमें आटा वगैरह फंसे।
तो पिछला वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, जो कंटेनर में आटा रख के दिखाई हूँ, तो अगर आपके पास उस तरह का डिब्बा है तो आप उसमें आटा रखिए, लेकिन जो सावधानी में बताई हूँ उसको ज़रूर अपनाइए। और इस तरह से प्लेन डिब्बा है तो कोशिश कीजिए कि इसमें आटा रखिए, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का इसमें गैप वगैरह नहीं है, जिससे कि आटा फंसने का डर नहीं है, और ना ही आटा इसमें चिपका रहेगा, जिससे कि कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से साफ़ करेंगे, बहुत आसानी से ये डिब्बा साफ़ हो जाएगा। दोस्तों, आप आगे किस तरह की टिप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि मैं उसी से रिलेटेड टिप आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, दूध में अच्छी खासी बढ़िया मोटी मलाई आए, इसके लिए क्या कीजिए, दूध को खूब बढ़िया से गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसको प्लेट से ना ढकिए। इस तरह से कुछ लोग प्लेट से ढक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि दूध में मलाई नहीं बन पाती है। आप अगर प्लेट से ही ढक रहे हैं तो थोड़ा सा प्लेट इस तरह से खुला रखिए, जिससे कि इसमें जो भाप है वो बाहर निकलता रहे, और इससे क्या होगा, दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा, साथ ही साथ मोटी मलाई भी पड़ेगी। और अगर आपके पास इस तरह की जाली है तो सबसे अच्छा है, इससे दूध खुला भी नहीं रहेगा, अच्छे से ढक जाएगा और इससे भाप भी निकलता रहेगा, दूध भी जल्दी से ठंडा हो जाएगा और बहुत बढ़िया मोटी मलाई पड़ती है। दोस्तों, कभी कभी हम मार्केट से मूंगफली ज़्यादा ले आते हैं और अगर अच्छी तरह से दाना इसका पका हुआ है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप इसको स्टोर करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसका दाना कच्चा होता है, जो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो अगर दाना थोड़ा कच्चा है या फिर अच्छी तरह से पका हुआ भी है, तब आप उस पर इस टिप को अपना सकते हैं मूंगफली को लंबे समय तक रखने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको मोटी तली की कढ़ाई में डाल देंगे और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमें अलग अलग रेसिपी में अलग अलग तरह से मूंगफली की ज़रूरत पड़ती है, किसी में कच्ची मूंगफली और किसी में भुनी हुई की। तो अगर ज़्यादा भून जाएगी तो फिर कच्ची का स्वाद इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए बस इसको इतना ही भूनना है जितने से कि ये गर्म हो जाए, इस पर कलर नहीं लाना है, और इसको अच्छी तरह से चलाते रहिएगा जिससे कि सारे दाने एक बराबर भुने। तो आप देख पा रहे होंगे, बस ये गर्म हुआ है, उतना मैं इसको भूनी हूँ, इस पर कलर नहीं आया है। तो बस इसी तरह से आपको भी भूनना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप जैसे भी स्टोर करके रखना चाहते हैं उस तरह से रख सकते हैं। चाहे तो पॉलीथीन में बांध कर और फिर किसी कंटेनर में रखिए, या फिर डायरेक्ट कंटेनर में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी मूंगफली जल्दी खराब नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी। तो आप इसको काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, सूखी गरी का यूज हम सभी अपने किचन में करते ही हैं, लेकिन कभी कभी कोई रेसिपी ऐसी होती है, जैसे कि मीठा वाला नमकीन बनाना हो या फिर मेवा पाक बनाना हो, तो उसके लिए हमें पतले और लंबे स्लाइस में इस सूखे गरी को कट करना होता है। तो वैसे तो आप इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन चाकू से कट करने में क्या होता है ना कि कोई पीस थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई पतला होता है। तो इसके लिए आप इस तरह से पिलर लीजिए और पिलर से इस तरह से छीलिए। तो इससे क्या होगा कि सारा पीस एक बराबर होगा, ना तो कोई मोटा ना ही कोई पतला। और आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर एकदम पतला चाहिए तो पतला वाला पिलर लीजिए और थोड़ा मोटा चाहिए तो मोटा वाला ले लीजिए, और इस तरह से आप इसमें से पतला लच्छा निकाल कर तैयार कर लीजिए। फिर चाहे तो नमकीन बनाइए या फिर कोई भी रेसिपी अपने हिसाब से बना सकती हैं। देख पा रहे होंगे कि मैं डायरी का पेज ली हूँ और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, तो बच्चे स्प्रिंग निकाल दिए हैं। तो इसका सारा पेज सही है, पेज नहीं फटा है और ना ही खराब हुआ है। तो घर और किचन की बहुत सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है या बहुत सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, तो हमें इस तरह के पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करूँगी, इसमें मैं लगा दे रही हूँ पेपर क्लिप। अब जब भी सामान का लिखना है या फिर कोई भी चीज़ नोट करना है, तो नोट करने के बाद पेज को आसानी से निकाल भी सकते हैं, और इससे हमारा पेज इधर उधर फैला भी नहीं रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। जितने पेज की जब ज़रूरत हो उतना पेज निकल जाएगा, और बाकी में फिर से इसी तरह से पेपर क्लिप लगा कर रख देंगे। सिर्फ एक पेपर क्लिप लगाने से ये पेज हमारा एक जगह इकट्ठा रहेगा, और अगर कोई भी सामान लिखना है, नोट करना है कोई चीज़, तो हमें पेपर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेटर हम सभी के घरों में होता है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के पास तो होता ही है। इसके साथ मार्केट में तो कवर आता ही है, लेकिन वो महंगा पड़ता है, और अगर वो फट जाता है तो इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई भी कवर नहीं लगा है, तो ये सेफ रहे, गंदा ना हो, उसके लिए इस तरह से कीलिंग फिल्म लेंगे और इस पर इस तरह से बढ़िया से लगा देंगे। इस तरह से एकदम बराबर करते हुए पहले आगे के जो बटन है इस पर हम इस तरह से लगा देंगे, और उसके बाद
एकदम बराबर करते हुए बढ़िया से इसको लगा देना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये चिपक चुका है और ये पीछे इकट्ठा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो टेप, सेलो टेप ले लीजिए ट्रांसपेरेंट वाला और इसको अच्छे से चिपका दीजिए। दोस्तों चश्मे का यूज़ तो हम सभी करते हैं और क्या होता है कि हम सभी के घरों में कई सारे चश्मे के केस इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इसका यूज आप कर सकते हैं इस तरह से पैसों को रखने के लिए। जैसे कि चेंज पैसों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किचन में काम करते रहते हैं, अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई या फिर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं जहां से आपको आसानी हो चेंज पैसे निकाल कर देने के लिए। इस तरह से चश्मे का केस भी यूज में आ जाएगा और आपको पैसा इधर उधर खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह से छोटे छोटे बर्तनों से स्टिकर निकालने को लेकर। जैसे कि ग्लास हो गया, कटोरी, जग, इस टाइप की चीजों से स्टिकर निकालने में दिक्कत आती है। वैसे तो हम इसको गर्म करके स्टिकर निकाल सकते हैं, लेकिन आज उससे भी आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये तांबे का ग्लास आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्टिकर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, खूब बढ़िया से पहले हम पानी गर्म कर लेंगे और फिर ग्लास में भर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से स्टिकर निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और पानी को ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम पर ही आपको स्टिकर निकालना है। अगर पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर स्टिकर चिपक जाएगा, निकालने में दिक्कत होगी। तो पानी जब बढ़िया से गर्म रहे तभी आप इस तरह से स्टिकर निकाल लीजिए, बहुत आसानी से स्टिकर निकल जाता है। इस तरह से आप कटोरी, कप, ग्लास, जग, लोटा या फिर किसी भी इस टाइप के बर्तन से स्टिकर निकाल सकते हैं। दोस्तों वैसे तो नींबू कट करना सभी को आता है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है। इससे नींबू का बीज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और जो इसका रस है नींबू का बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से आधे पर से नींबू को कट कर लेते हैं। तो आज हम इस तरह से नींबू को नहीं कट करेंगे। नींबू कट करने के लिए क्या करना है, नींबू को इस तरह से खड़ा रखेंगे और फिर जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे एक साइड से इस तरह से चाकू से कट करेंगे। कितना बढ़िया ये नींबू का स्लाइस निकल आया है, इसमें एक भी बीज नहीं है। अब इस साइड से भी हम इसी तरह से कट करेंगे और अब इसका जो दोनों साइड बचा है इधर से भी नींबू को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारा बीज बीज में इकट्ठा रहेगा और इसका जो स्लाइस होगा इसमें एक भी बीज नहीं रहेगा। इस तरह से नींबू से रस भी बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। आप देखेंगे नॉर्मली नींबू से जितना रस निकलता है उससे कहीं ज़्यादा रस इस तरह से निकलेगा और बीज भी अलग करने की दिक्कत नहीं होगी, बीज अपने आप से अलग हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो इस तरह का जेम्स का डिब्बा तो आता ही होगा। जैसे कि ये गोल है तो अलग अलग शेप में आता है। शेप कोई भी हो, ये डिब्बा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जेम्स खाने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकिए, इसका यूज भी हम बहुत जगहों पर कर सकते हैं, घर और किचन में। जैसे आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं, थोड़े थोड़े मसाले हैं आपके पास उसको करके, या तो फिर आप इसमें बटन रख सकते हैं, हुक रख सकते हैं। और मैं तो यहाँ पर देखिए आपको सुई और बटन हुक रख के दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप इसका खुद यूज नहीं करना चाहते हैं तो बच्चों से ही बोलिए कि बच्चे अपना शॉर्पनर रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं, या फिर जो पेंसिल शार्प करते हैं तो उसका जो छिलका निकलता है ना, तो उस छिलके को भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब ज़्यादा हो जाए तो फिर डस्टबिन में डाल दें, या बच्चों के पास भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी वो इसमें अच्छे से रख सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे एक जगह अपनी चीज़ें रखेंगे भी और इस तरह से इस डिब्बे का भी यूज हो जाएगा। दाल, चावल, आटा या फिर किचन में यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सबको हम किसी न किसी डिब्बे में यानी कि कंटेनर में रखते ही हैं। तो खासकर इस तरह से स्टील का कंटेनर हम सभी के घरों में होता है, छोटा या फिर बड़ा कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो मेरे पास भी इस तरह के स्टील का कंटेनर है, इसमें मैं रखती हूँ आटा। तो अगर आप भी ऐसे कंटेनर में आटा रखते हैं तो बस सावधान हो जाइए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी आटा मेरे घर में खाली हुआ है, तो मैं सोची कि आपके साथ इसका टिप शेयर कर दे रही हूँ। मैं हमेशा से ही चक्की वाला आटा लेती हूँ। तो चक्की वाला आटा क्या होता है ना कि सामने ही जो गेहूँ पसंद हो उसको तुरंत आप पिसवा कर और ले आइए।
मार्केट से जो आटा लाते हैं उसमें हमें पता नहीं होता है कि मिलावट होती है या फिर किस तरह से गेहूँ साफ़ सुथरा है क्या है। तो इस वजह से मार्केट से आटा बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बस चक्की से ही पिसवा कर लाती हूँ। तो अभी देखिए आटा ख़त्म हो गया है, 1-2 दिन का है, तो मैं सोची कि डिब्बे को धुलना है तो आपके साथ भी टिप शेयर कर दे रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस झोले में आटा पिसवा कर लाती हूँ, झोला चक्की वाले ही देते हैं तो उसी में पिसवा कर लाती हूँ और झोले के सहित ही इस डिब्बे में रखती हूँ। इससे मुझे इस डिब्बे को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डिब्बा साफ़ करते समय भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से मैं झोले सहित ही इसको रखती हूँ। अब अगर आप झोले सहित रखते हैं तो भी आपको डिब्बा तो साफ़ करना ही है। ये है कि कुछ दिन के बाद करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट आटा इसमें डालते हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी से ये डिब्बा साफ़ करना पड़ता है। तो झोले में रखने के बाद भी थोड़ा बहुत आटा इसकी तली में गिर जाता है। तो साफ़ करने से पहले आप इस आटे को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसी में पानी डाल देंगे तो आटा चिपक जाता है, साफ़ करने में दिक्कत होती है और फिर आटा नाली में जाएगा। तो इससे अच्छा इसको आप पहले से निकाल दीजिए। अब इसका ये जो बॉर्डर वाला भाग है इसको हमें खूब अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि ये मुड़ा होता है तो जल्दी से दिखता नहीं है और अगर हम ध्यान से ना साफ़ करें तो यहाँ पर रह जाता है। साथ ही साथ इसका ये जो नीचे वाला भाग होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग होती है, तो यहाँ भी अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। साफ़ करते समय इन चीज़ों का तो ध्यान देते ही होंगे, नहीं देते हैं तो बस वीडियो देखिए और ध्यान ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए मैं डिब्बे को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, कहीं भी कोई गंदगी इसमें नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, देखने में डिब्बा एकदम साफ़ लग रहा है। अब इसका ढक्कन हम देखेंगे तो ढक्कन का ये जो बॉर्डर वाला भाग होता है जहाँ पर हल्का सा मुड़ा रहता है, इसको आप कितना भी साफ़ कर दीजिए अच्छे से नहीं साफ़ होता है। तो इसको आप इस तरह से ईयरबड्स लीजिए और इसको ऐसे करके साफ़ कर लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। या फिर कोई पुराना कपड़ा ले लीजिए, किसी सीक वगैरह में लगाकर साफ़ कर लीजिए, कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। और बाकी ये डिब्बा बाहर के साइड में तो एकदम साफ़ हो चुका है, अंदर भी मैं बढ़िया से साफ़ कर ली हूँ। अब जो इसकी सफाई का मेन जगह है और हम ज़्यादातर उसको भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे से मैं साफ़ की हूँ, फिर भी इसके अंदर एक मतलब क्या बोलेंगे, इसके अंदर जैसे खाँचा जैसा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आटा भरा रहता है। तो इस आटे को निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको धुलते हैं तो धुलने की वजह से आटा एकदम चिपक जाता है। तो इसको इस तरह से हम कोई भी नुकीली चीज़ ले लेंगे और बॉर्डर के चारों साइड में घुमाते हुए बढ़िया से साफ़ करेंगे। क्योंकि मैं इस कंटेनर को धुली हूँ तो जो इसमें आटा था बॉर्डर में वो गीला हो गया है, तो इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितना आटा सब इकट्ठा करके मैं निकाल रही हूँ। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये आटा इसमें छोड़ देंगे तो ज़्यादा दिन होने पे मतलब कि आपको दिखेगा नहीं और ये नीचे जो आटा चिपका रहेगा ये धीरे धीरे करके काफ़ी पुराना होता जाएगा, तो इसमें कीड़े लगने के डर होते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और आटा ऐसा चीज़ ही है कि इसमें कीड़ा वैसे भी बहुत जल्दी से लग जाता है, खासकर बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा। आप इस तरह से कोई नुकीली चीज़ से साफ़ कीजिए या तो फिर टूथ ब्रश ले लीजिए। और ये भी ध्यान रखना है पुराना टूथ ब्रश नहीं लीजिएगा, नया टूथ ब्रश जो आप किचन की सफाई के लिए यूज करते हैं उसको लीजिएगा। उससे भी अच्छे से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, साफ़ हो जाएगा। तो अब जब भी आप इस तरह के कंटेनर को साफ़ कीजिए तो यहाँ की सफाई ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं खुद कई लोग को देखी हूँ कि कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर देते हैं और उसके बाद सुखाकर आटा रख देते हैं, लेकिन इस जगह का ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि आटा जब हम डायरेक्ट रखते हैं तो भी नीचे में ही सबसे पहले रहता है और सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है, और अगर हम झोला सहित रखते हैं तो भी थोड़ा बहुत आटा तो नीचे चला ही जाता है। और अगर इसमें कीड़े पड़ गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपका सारा आटा ख़राब हो जाएगा। तो आप देखिए इस कंटेनर को मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी थी, खूब अच्छे से धुल भी चुकी थी। उसके बाद आप इस पानी को देख रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, पूरा आटा पानी में घुल चुका है। तो इसको इस तरह से साफ़ करने के बाद फिर से आप नॉर्मल पानी से धुल लीजिए और फिर धूप में अच्छे से सुखाकर तब आप इसमें आटा रखिएगा। और सुखाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो गैप वाला भाग होता है जहाँ पर आटा चिपक जाता है,
यहाँ पर पानी भी भरा रहता है, तो इसको इस तरह से टेढ़ा करके सुखाइएगा और कम से कम 1 दिन तो पूरा सुखाइएगा ही, जिससे कि पानी अच्छे से सूख जाए। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें आटा रखिएगा। तो ये कंटेनर मैं अच्छे से धुल कर साफ़ करके और खूब बढ़िया से सुखा ली हूँ। अब मैं इसमें आटे का झोला रखूँगी। तो ये नया आटा मैं पिसवा कर लाई हूँ और मैं इसको खोल कर नहीं रखती हूँ, पहले ही बताई हूँ, झोले सहित इसमें रखूँगी। तो आप अगर आटे वाले कंटेनर की एक बार डीपली सफाई कर लेंगे तो बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका कंटेनर भी जल्दी गंदा नहीं होगा और देखने में भी सही रहेगा। अगर आप भी इस तरह के कंटेनर में आटा रखते हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।